प्रॉपर सीक्वेंस में जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ उसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखते चले चलो। कहीं पर डाउट है तो उसको तुम मार्किंग किसी डिफरेंट सर कलर्स पे अलग करो, अलग उसको बना पूछो। ली है। सर अलग बना ली अलग है। अलग ना, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अगर अलग अलग भी बना लियो तभी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि एग्जाम के समय इधर फेंका गया उधर फेंका गया, है ना। वही तो नहीं सर, सर। मैं दोनों जनरली, साथ में रहेगी। हाँ मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं दोनों एक साथ रहे और उससे और पढ़ोगे अलग अलग मोर देन रहेगा तो सफिशिएंट। रिवीजन रिवीजन करने में इजी होगा। चलिए ठीक, डन। हाँ, सबका अपना अपना आइडिया है। ओके सो चलिए लेट्स स्टार्ट। So till date we have covered some good topics in this quantum physics. इसमें हम लोगों ने ड्वेल नेचर ऑफ लाइट से शुरू करके मैटर वेव के कंसेप्ट में आए थे। मैटर वेव, दैट मैटर वेव इज अ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग बॉडी, और उसका हम लोगों ने वेवलेंथ कैलकुलेट किया। सेकंड, हम उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ग्रुप वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला, और हमारे पास एक कंसेप्ट आया था, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट। And this wave packet, this is the packet of waves. ये पैकेट्स ऑफ वेव है, और इसमें हमने एक बिग बॉडी का कंसेप्ट लिया था, और इसमें सारे पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव, ऐसे बहुत सारे वेव्स हैं, इस वेव को हमने एसोसिएट कराया। तो ये इंडिविजुअल जो वेव्स हैं, दिस इज वन वेव, दिस इज अनदर वेव, दिस इज द थर्ड वेव, दिस इज द फोर्थ वन। इस तरह से वी हैव नंबर्स ऑफ वेव्स corresponding to are associated with this constituent particles। ये जो पार्टिकल जिसका मास हम लोगों ने आइडेंटिकल लिया था, और वेलोसिटी हमने डिफरेंट माना था, क्योंकि पार्टिकल्स हैं, चाहे बॉडी कितना भी रिजिड क्यों ना हो, लेकिन आइडियल केस तो है नहीं। तो जो रियल वर्ल्ड के जो केस होते हैं, उस केस में इसमें कम से कम वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है, और ये वाइब्रेशनल मोशन का डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन पे होगा, तो इसका वेलोसिटी, ये वेलोसिटी डिफरेंट हो सकता है। और अगर वेलोसिटी डिफरेंट है तो वी हैव दिस फार्मूला, दिस लैम्डा इट इज इक्वल टू h अपॉन mv। इस फार्मूला से अगर वेलोसिटी अगर डिफरेंट है तो उससे रिलेटेड वेवलेंथ डिफरेंट होगा, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, वेवलेंथ अगर डिफरेंट है तो इस तरह से वी हैव डिफरेंट वेव्स करस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल पार्टिकल्स। और इन सब में जब सुपरइम्पोजिशन होता है, वी यूज सुपरइम्पोजिशन। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ सुपरइम्पोजिशन ये सब जुड़ जाएंगे। हमने दो वेव्स को लेकर के मैथमेटिक्स करने की कोशिश किया था, और हमारे पास इस प्रकार से एक वेव बनता है। These are the waves, and this is the combination or the sum of or the packet of waves, और इसको हमने नाम दे दिया था this is known as wave packet। ये wave packet होता है, packet of wave। अब इस वेव पैकेट में ये तो हो गया, सारे वेव्स मिल करके सुपरइम्पोज करा दिए। अब इस वेव पैकेट में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पे होगा, वो पार्टिकल कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, इसको हम लोगों ने एनालिसिस करने के लिए एक वेव फंक्शन का कंसेप्ट दिया था, क्योंकि हमें इसकी पूरी प्रॉपर्टी अच्छी है। हम इस वेव के बारे में वेवलेंथ जानते हैं, तो दिस वेवलेंथ, दिस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv से निकाल लिए। हम उस वेव के वेलोसिटी के लिए ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट रखते हैं, ग्रुप वेलोसिटी भी निकाल लें, दैट ग्रुप वेलोसिटी v इज इक्वल टू d ओमेगा बाय dk, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने v के बराबर ले लिया था, जहां पर v जो है उस बॉडी का वेलोसिटी है। मींस ये मैटर वेव के कंसेप्ट में, या इस वेव पैकेट के जो वेव हैं, वो वेव उस बॉडी से बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो उसका वेव vc की वेलोसिटी अगर कोई v से अगर कोई ज्यादा होता, vg अगर v से ज्यादा होता, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेव्स हैं या वेव पैकेट जो है वो इस बॉडी को छोड़ करके निकल जा रहा है, या इससे अगर कम हो जा रहा है, इससे कम होगा तो हम ये कहते हैं कि ये जो बॉडी है वो आगे निकल जा रहा है और वेव जो है वो पीछे रह जा रहा है। ऐसा नहीं, वो वेव पैकेट ऑफ वेव्स या वेव ग्रुप भी, कुछ बुक्स वगैरह में वेव ग्रुप भी लिखा जाता है इसको। सो वेव ग्रुप ऑफ वेव्स ये इस बॉडी के साथ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये वेव पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर वो पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, इसको एनालिसिस करने के लिए फिर हम लोगों ने वेव फंक्शन का कांसेप्ट लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश किए थे। वेव फंक्शन, इस वेव फंक्शन से पहले हम लोगों ने सिंपल जो प्रोग्रेसिव वेव का फंक्शन है, उस प्रोग्रेसिव वेव का फंक्शन और इक्वेशन पर मैंने थोड़ा सा कुछ रफ एस्टिमेशन या कैलकुलेशन करने की कोशिश किया था। So that wave function सर, हाँ जी
सर थोड़ा बड़ा लिखिए ना। Yes, 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 I am. So we have that simple function हम लोगों ने लिया था y is equal to a sin omega t minus kx। आज जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो इसको हम लोगों ने cos के टर्म में लिख लिया था या a cos omega t minus kx। इस टर्म में हम लोगों ने सिंपल वेव को लिया था और उससे आगे हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से ये वेव्स जो है उस वेव्स की प्रॉपर्टीज को बताता है। वैसे ही मैटर वेव की प्रॉपर्टी को बताने के लिए हमारे पास एक वेव, ये वेव फंक्शन मैक्स बोर्न ने 1924 के आसपास मैक्स बोर्न ने एक वेव फंक्शन साई यूज किया था। मैक्स बोर्न इसने लिया था दैट वेव फंक्शन साई। इस वेव फंक्शन साई इसका पी साइलेंस रहता है एंड इसको प्रोनाउंस किया जाता है दिस इज वेव फंक्शन साई। एक वेव फंक्शन साई का कांसेप्ट यूज किया गया टू इंटरप्रेट मैटर वेव। अब उस मैटर वेव में ड्वेल नेचर है, हम जानते हैं ड्वेल नेचर है, तो इस वेव फंक्शन साई में भी हमें वो ड्वेल नेचर दिखना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए। मींस हमने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को हमने लिया है। एक इक्वेशन भी हम लोगों ने लिखा है, उस इक्वेशन में ब्रिज इक्वेशन में भी हम पार्टिकल और वेव को लेकर के चल रहे हैं, तो इस वेव फंक्शन साई में भी वो चीज विजुअलाइज होनी चाहिए। अब देखिए हम इस साई के बारे में क्या क्या चीज लिखे थे। प्रॉपर्टी सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर रहा हूँ, बाद में जब मैं श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे इक्वेशन डिस्कस करेंगे, इसके और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन जहां अभी तक जो हम यूज कर सकते हैं उन प्रॉपर्टीज में एक तो ये है कि फर्स्ट दिस साई दिस इज द फंक्शन ऑफ x y z and t। पहला मैंने यही कहा था कि वेव फंक्शन साई जो है वो पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है, जैसे कि दिस y is also the function of position and time। सेकंड मैंने कहा था कि दिस साई दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। अब ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका डायरेक्टली साई को लेकर के फिजिकल इंटरप्रिटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो है किसी फिजिक्स को डायरेक्ट इंटरप्रेट कर नहीं पाता, तो हमें इसको रियल में कन्वर्ट करने के लिए इसका स्क्वायर लिया था एंड दैट वी हैव दिस साई स्क्वायर इज इक्वल टू साई स्टार इट इज अ कांस्टेंट, ये सॉरी इट इज अ रियल नंबर। इस रियल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हमारे पास कैलकुलेशन था this psi is equal to a plus delta b psi star that is equal to a minus iota b। जब हम दोनों को स्क्वायर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, then we have this a square plus b square and this is the real one। यहाँ पर ये iota कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है, लेकिन जब हम इसको स्क्वायर कर देते हैं हमारे पास psi स्टार ये रियल है। मींस अगर हम किसी फिजिक्स को इंटरप्रेट करना चाहते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर दिखाना चाहते हैं इस वेव फंक्शन साई का, तो हमें साई इंडिविजुअल लेने के बजाय इसको स्क्वायर के फॉर्म में लेना चाहिए और इसको हमने नाम दिया था दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये किसी पार्टिकुलर पोजीशन पर, इस पार्टिकुलर पोजीशन पर, पार्टिकुलर टाइम पर किसी पार्टिकल की एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी बताता है। अब यहाँ पर पार्टिकल की बात कर रहे हैं ना, इसके हम यहाँ पर यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि उस वेव पैकेट के अंतर्गत वो पार्टिकल कहाँ पे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगी, क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स है और क्वांटम फिजिक्स के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था कि दिस इज अ प्रोबेबिलिटी बेस्ड फिजिक्स। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है हम जस्ट एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है हम नहीं जानते। तो ये प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि ये जो पार्टिकल है उस वेव पैकेट के अंतर्गत कहाँ रह सकता है, कहाँ हो सकता है। तो ये जो साई स्क्वायर है, ये साई स्क्वायर जो कि रियल क्वांटिटी है, वो बताता है किसी पार्टिकल की एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी। सो वी हैव दैट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, ये मैंने क्वेश्चन में भी दिया था। So this psi square, this is actually a real quantity which gives the probability of existence
are finding existence of any particle position. We shall measure the position. 8 points are position at position x, y, z, and at time t. So time t पर पोजीशन एक्स वाई जेड में किसी पार्टिकल की एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी बताता है। अब उस वेव फंक्शन में अगर हम देख रहे हैं किसी हमारे पास सॉरी उस वेव पैकेज में साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होगा वो कहां पे मैक्सिमम होगा, जहां पर साइन स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगा वहां पर उसके एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। सो इफ द साइन स्क्वायर इज मैक्सिमम, अगर कहीं पर ये मैक्सिमम है इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका फिजिक्स क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस इज मैक्सिमम, वहां पर उसके उसकी पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अगर दिस साइन स्क्वायर दिस इज मिनिमम, अगर मिनिमम है तो वहां पर उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होगा दैट विल बी मिनिमम। अगर एक वेव है उस वेव में हम साइन स्क्वायर की बात करें कि वहां कहां पर मैक्सिमम होगा कहां पर मिनिमम होगा, तो वी कैन से इफ वी हैव दैट वेव पैकेट which is the result of superimposition of waves, this is one infinite package like this, then here in this point, here this size square in this point, the size square is here, the size square is maximum here at that this point, here the size square is maximum, but here in this point this size square is minimum. So let's say if this is A, B, C, D and this is A prime, B prime, C prime, D prime, etc. So at position A, B, C and D एग्जिस्टेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम पार्टिकल जो है वो यहाँ पर इस रेंज पे पाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे इस पार्टिकुलर पोजीशन, और उस पार्टिकल की पाए जाने की जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम, D प्राइम। तुम लोगों ने वेव्स में नोड और एंटी नोड्स पढ़े होंगे, तो ये जो नोड पॉइंट्स हैं इस नोड पॉइंट्स में पार्टिकल की एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो मिनिमम होती है, और यहाँ पर जहाँ पर एंटी नोड की जो बात होती है A, B, C एंड D, इसमें उस पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। सो यू शुड राइट, बना लिए, एक बार देख लो। हाँ इसको ड्रा कर लो, और कोई क्वेश्चन हो तो फिर थोड़ा सा अपन डिस्कस कर ले पहले। सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है। क्यों भाई, तुम अपना ये ठीक करो। हाँ सभी के लिए है कि तुम्हारे लिए? यस सर, नहीं आ रहा है बोर्ड क्लियर। नहीं आ रहा है क्लियर एकदम। तो इतने टाइम तक क्यों चुप बैठे हो भाई? चलिए मैं एक बार फिर से ज्वाइन करता हूँ। हाँ है ना? हाँ हाँ। अरे मैं चम्मच लाना भूल गया था, मेरे को ध्यान नहीं है। हाँ नहीं भाई, माइक बंद कर लेना भाई, चम्मच ले लिया आगे। मैं छेती छेती लावा तेरे नाल लेनिया, समय दा तां पूरा भी यकीन कोई ना। ठीक दिखा? क्लियर आया? दिखा क्लियर? यस सर, अब दिख रहा है। तुम तो क्लास से पहले बताया था। नहीं सर, पहले वो प्रीवियस चल रहा था तो हमारे नोट से देख के समझ रहे थे।
अच्छा अच्छा। सो साई स्क्वायर जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो ये बताता है कि किसी पार्टिकुलर पोजीशन पर पार्टिकुलर टाइम पर किसी पार्टिकल की एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। मीन साई स्क्वायर जहां पे मैक्सिमम होगा वहां पर पार्टिकल की एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, साई स्क्वायर जहां पे मिनिमम होगा वहां पर उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी। अब अगर किसी एक वेव को लेकर के चले, यहाँ पर अगर मैं सिनुसॉइडल यूनिफॉर्म बैटरी वेव लेकर चल रहा हूं तो यहाँ पर इस पार्टिकुलर पोजीशन पर उस वेव्स की उस पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्मली इक्वल है, आइडेंटिकल है और मैक्सिमम है। जबकि जहां पर नोड है ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम, यहाँ पर नोड है वहां उस पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। सर हाँ जी, सर नोड में मिनिमम होगा ना साई स्क्वायर? यहाँ पे मिनिमम होगा ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम, इसके मिनिमम। जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वहां पर साई स्क्वायर मैक्सिमम होगा क्योंकि वो एम्पलीट्यूड बता रहा है। तो यहाँ पर साई स्क्वायर मैक्सिमम होगा और यहाँ एम्पलीट्यूड जहां पर मिनिमम है वहां पर साई स्क्वायर जो है वो मिनिमम होगा। ओके सर। ओके, आगे बढ़े। Should I proceed? Yes, sir. सो इन वेव पैकेट जो वेव्स हैं वो वेव्स रैंडम वेव्स होते हैं। हालांकि मैंने वेव पैकेट का एक जो अभी डायग्राम जो ड्रॉ किया था बड़ी एकदम यूनिफॉर्म सुंदर सा एक वेव मैंने डिजाइन कर दिया था, बता दिया था, लेकिन दिस इज नॉट रियल वन। ये डिफरेंट शेप साइज का हो सकता है। मींस इफ आई हैव वेव्स लाइक दिस, very sinusoidal waves, then the resultant after superimposition, I will get the waves like this, and this is that good wave where simple लगभग आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वेव है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लगभग यूनिफॉर्म है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो सुपरइम्पोजिशन से इस प्रकार का एक वेव पैकेट बन सकता है। लेकिन दूसरा ग्रुप ऑफ वेव्स, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप ऑफ वेव्स ऐसे हैं कि कुछ रैंडम वेव्स इस प्रकार से, क्योंकि सारे वेव्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये वेव्स ऐसे भी हो सकते हैं like this. So these are different wave packets. This is also the wave packet. ये भी wave packet है. This is also another wave packet. तो wave packet का जो shape size है, ये डिपेंड करता है कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स हैं उससे कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स का नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर लगभग अगर यूनिफॉर्म है, आइडेंटिकल है, तो इस प्रकार का एक बढ़िया वेव बनेगा। और अगर कोई यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, रैंडम, बहुत ज्यादा ही रैंडम प्रॉपर्टीज वाले हैं, तो आफ्टर सुपरपोजिशन द आउटपुट विल बी लाइक दिस। अब इन दोनों में हम पार्टिकल के एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। यहाँ पर साई स्क्वायर अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू जो रहेगा ये मैक्सिमम होगा इन दिस पॉइंट, हियर इन दिस पॉइंट, हियर इन दिस पॉइंट। So psi square is maximum in these 3 points. Psi square is maximum here, and this psi square is maximum in this. Similarly, psi square जो है वो यहाँ पर minimum होगा, just as discussed. तो हमारे पास बहुत सारे आइडेंटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर psi square मैक्सिमम है, मींस
इस पार्टिकुलर पोजीशन पर उस पार्टिकुलर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उतना ही है जितना यहाँ पे है। गेटिंग द पॉइंट? क्या हो रहा है कि साइज पर यहाँ पे भी मैक्सिमम है, यहाँ पर भी मैक्सिमम, यहाँ पर भी मैक्सिमम, और लगभग चूंकि शेप आइडेंटिकल दिख रहा है तो सब जगह साइज पर की वैल्यू जो है वो आइडेंटिकल है। तो अगर तो मैं पॉइंट लिख देता हूँ, दिस इज ए बी सी एंड अगेन आई हैव दिस एंड डी, देन 8 position 8 A B C D, side square is maximum and equal, लगभग इक्वल है। साइड स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम भी है और इक्वल भी है, मींस हर जगह उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होगा। अब इसका फिजिक्स में क्या मतलब हो रहा है, हम अगर किसी एक पार्टिकल को अगर कोई ढूंढ रहे हैं तो वो पार्टिकल यहां भी हो सकता है, 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 उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सब जगह है। जबकि सेकंड केस में यहां पर बाकी सब जगह जो है वो एम्पलीट्यूड मिनिमम है, एक जगह ऐसे आ रहा है जहां पर साइन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, यहीं पर साइन स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम, बाकी जगह जो है वो है जरूर लेकिन उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है। तो यहां पर उस पार्टिकल की एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। चलिए इसको हम कुछ दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं। ऋषभ, हाँ चला गया? हूँ ना सर, यही हूँ। यही हो ना? अच्छा, तो अब तुम घूमते फिरते हो कि नहीं, कहीं घूमने में जाते हो? हाँ सर, जाता शाम हूँ। के टाइम कहाँ घूमते हो? मैं अपने ग्राउंड में जाता हूँ खेलने। और बस। फिर कहीं जगह नहीं, घूमने वूमने नहीं जाता सर, बस क्रिकेट खेलने जाता हूँ। क्रिकेट खेलने ग्राउंड जाते कितने बजे? मैं जाता हूँ सर 3:30 कुछ को। 3:30 के आसपास। तो अगर बाय द वे तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को अगर पता है कि तुम 3:30 बजे के आसपास अगर कोई ग्राउंड खेलने जाते हो, हाँ वो तुम्हारे एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी वहां पे मैक्सिमम है। अगर तुमको ढूंढना पड़े किसी को, अगर किसी दोस्त को तुमको अगर कोई सर्च करनी, तलाश करनी है सब कहाँ होगा, सबको मालूम है कि तुम 3:30 के आसपास जो है ग्राउंड पे मिलते हो। तो टाइम इज दैट टाइम t इज इक्वल टू 3:30। पोजीशन तुम्हारा फिक्स है, दैट इज एट द ग्राउंड। तो दिस इज द सेकंड केस। यहाँ पर हमें मालूम है कि 3:30 पे ऋषभ जो है वो उसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ग्राउंड पे है और हम वहां पर उनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वहां पे। ठीक है, कभी कभार अगर कोई ग्राउंड नहीं गया, कहीं इधर चले गए, तो ये बाकी सिचुएशन इधर है और बहुत प्रोबेबिलिटी उसकी भी है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है तुम्हारे ग्राउंड में पाए जाने की है। तो दिस इज द केस, सिंगल वन है। लेकिन अगर बाइक में कोई रेंडमनेस रहता है किसी केस में, भाई मैं 4:30 बजे निकलता हूँ, बाइक उठा करके अगर बाइक में कोई मंदिर चला गया, कोई पुल के पास बैठा हुआ है, कहीं किसी पान ठेले में खड़ा हो गया, ग्राउंड चला गया, किसी पार्क में चला गया, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर 5 बजे किसी के पाए जाने की इतनी जगह अगर कोई प्रोबेबिलिटी वो भी आइडेंटिकल है। तुम्हारा कोई दोस्त अगर तुमको ढूंढना चाहे तो पूछा करता भाई ये जो है क्या नाम दुष्यंत कहाँ मिलेगा, दुष्यंत जो 5 बजे के आसपास भाई मंदिर में जा सकता है, 5 बजे के आसपास किसी अपने दोस्तों के साथ जो है वो पार्क में भी घूम सकता है, किसी मॉल में घूमने जा सकता है। तो हर जगह उसकी पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आइडेंटिकल है। उसको डिटेक्ट करना, उसको लोकेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर चूंकि पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, इनको लोकेट करना, इसके पोजीशन को लोकेट करना ये इजी है, जबकि यहाँ हर जगह उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आइडेंटिकल है, इसलिए यहाँ पर उसको लोकेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। धीरे धीरे तुमको ये चीज समझ में आने लगेगा कि मैं किस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। चलिए अब इस पार्टिकुलर पोजीशन को और इस दोनों डायग्राम को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहां पर मैं वेवलेंथ को डिफाइन कर सकता हूं, लैम्डा। वेवलेंथ का डेफिनेशन जानते हो? वेवलेंथ का डेफिनेशन जानते हो ना, इस प्रकार का वेव बना होता है तो दो मैक्सिमम या दो मिनिमम के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज वेवलेंथ। सो इस केस में चूंकि वेव जो है बढ़िया फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्म सिनुसोइडल टाइप वेव है, वेव पैकेट, तो यहां पर लैम्डा को डिफाइन करना ये इजी है, जबकि इस केस में लैम्डा को डिफाइन करना जो है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो एक ही जगह मैक्सिमम दिख रहा है, लैम्डा इज नॉट डिफाइंड। अगर यहां पर लैम्डा अगर कोई डिफाइंड है तो हमारे पास
मोमेंटम जो होगा वो भी डिफाइंड होगा। ये नोट कर लिए, कुछ कुछ मिटा दो इसमें से, यस सर। यस सर। है ना। एक बार फिर से मैं इन दोनों डायग्राम को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार फिर से बहुत ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ये दोनों वे में क्या है, मैंने लगभग आइडेंटिकल व्यू लिया, मेरे पास एक बढ़िया सेम स्टूडेंट सुंदर सा एक व्यू बना। दूसरा मैंने बहुत ज्यादा ही रैंडम अगर कोई व्यू लिया तो मेरे पास इस प्रकार से व्यू बना। दोनों वेव का सिग्निफिकेंस क्या है, दोनों वेव की प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पर चूंकि ये यूनिफॉर्म वेव है तो किसी पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जितना है उतनी ही यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर है। मींस अगर किसी पार्टिकल को मुझे सर्च करना हुआ, लोकेट करना हुआ तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल आएगी, क्योंकि हर जगह उसकी एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो आइडेंटिकल है। लेकिन इस केस में चूंकि एक पार्टिकुलर पोजीशन पर यहाँ पर साइज पर मैक्सिमम है तो उस पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहीं पर है, मैक्सिमम यहीं पर, उसको इजीली लोकेट किया जा सकता है। सेकंड, चूंकि ये यूनिफॉर्म वेव है तो यहाँ पर इसके वेवलेंथ को मेजर किया जा सकता है, इसमें वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं। अगर वेवलेंथ मेजर किए तो हमारे पास एक फार्मूला है दैट लैम्डा इट इज p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा अगर कोई वेल डिफाइंड है देन p की वैल्यू जो होगा वो वेल डिफाइंड होगा। p को कैलकुलेट किया जा सकता है, मोमेंटम के बारे में बताया जा सकता है। तो यहां पर उसके लोकेशन मींस उसके पोजीशन के बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा जा सक रहा है, लेकिन उसके मोमेंटम के बारे में हम कुछ कह पा रहे हैं, बिकॉज़ वी हैव वन डेफिनिट लैम्डा। जबकि सेकंड केस में हम उसके पोजीशन के बारे में कह पा रहे हैं, लेकिन उसके वेवलेंथ के बारे में हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक डिफाइंड वेवलेंथ नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? Is it clear? Give the response. Yes, sir. Getting the point what I am trying to Yes, say? Yes. So in the first case, यहाँ पर जहां पर हमारे पास उसके पोजीशन के बारे में हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, उसके लोकेशन के बारे में कुछ नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आइडेंटिकल है, लेकिन हम उसके मोमेंटम के बारे में कुछ कह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लैम्डा डिफाइंड है। जबकि सेकंड केस में हम उसके पोजीशन के बारे में कुछ कह पा रहे हैं, लेकिन चूंकि लैम्डा वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए हम उसके मोमेंटम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहे हैं। अब कुछ याद आ रहा है? इस तरह के कहीं पे कुछ पढ़े हो मोमेंटम और पोजीशन को लेकर के? मोमेंटम और पोजीशन को लेकर के कहीं पे कुछ पढ़े हो? बोलो, कुछ याद आ रहा है? No, sir. नहीं आ रहा है। So in the first case, psi square is maximum at different times, showing the identical or similar probability of existence of particle. Existence of particle means particle that is particle. It will be ऐसा लिखना चाहिए. It will be that is it will be difficult to locate the particle at any time t. क्यों? क्योंकि हर जगह ABC में उसकी एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आइडेंटिकल है। साथ ही हमें क्या लिखना पड़ेगा? वेवलेंथ इज वेल डिफाइंड। यहां तक नोट कर लिए? चलिए नोट करते जाओ। मैंने क्या लिखा है? Since psi square is maximum at different points, you can write points also A, B, C, D, and so on. So since psi square is maximum at a different point,
showing the similar probability of existence of particle, इसलिए चूंकि ये मैक्सिमम है और इक्वल है, मैक्सिमम एंड इक्वल लिख सकते हो, इक्वल size पर is maximum and equal at different time A B C D. You can use your own sentence. And what it is trying to show, it is showing the similar probability of existence of particle. तो हर जगह इसके existence की, particle के existence की probability similar है, identical है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, it will be difficult to locate the particle at any time t. तो किसी टाइम पर किसी particle को locate करना मुश्किल हो जाएगा. But wavelength is well defined. Wavelength जो है, this is well defined as internal P is equal to h upon lambda. By using this P is equal to h upon lambda, P can be measured P can be measured. Yes, sir. Sentence को हम बाद में सुधार देंगे. So since lambda is well defined, so P will have a definite value and P can be measured. हम उसके लोकेशन के बारे में कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन उसके पोजीशन के बारे में हम बहुत कुछ कह पा रहे हैं. हाँ, उसके मोमेंटम के बारे में हम बहुत कुछ कह पा रहे हैं. It is defined because lambda is defined. मिटा दूं? सेकंड लाइन और लिखना. चल, I have just 5 more minutes. So in the second figure, here in this figure, second figure, psi square is maximum at this position, let us say defined as A prime, maximum 8 A prime, that is the probability of existence of particle is maximum. So position of particle can be determined. तो यहां पर साइज स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है ए प्राइम पर, उसकी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, इसलिए हम उसकी पोजीशन को डिटरमिन कर सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट इट्स पोजीशन, बट wavelength is not fixed. So by using P is equal to h upon lambda, momentum cannot be measured. मीन्स जहां पर हम पोजीशन को मेजर कर पा रहे हैं वहां पर मोमेंटम को मेजर नहीं कर पा रहे हैं, और जहां पर हम मोमेंटम को मेजर कर पा रहे हैं डेफिनेट वैल्यू हमारे पास मोमेंटम का आ रहा है, वहां पे हम पोजीशन के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं. याद आया इसको क्या कहते हैं? तुम लोगों ने हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े हो, सुने हो? यस सर. याद आ रहा है? पढ़े हो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? यस सर, वो साइमल्टेनियसली मोमेंटम और वो कैलकुलेट यस गुड. तो उसमें ये कहा जाता है कि किसी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल में
मोमेंटम और पोजीशन, इसको साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं है, नहीं है। है ना? वो यहीं पर है, वो ये चीज हम यहीं पे वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट केस में हम मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं और पोजीशन के बारे में एक्यूरेसी नहीं है, पोजीशन के बारे में कुछ नहीं कह पा रहे हैं। सेकंड केस में हम पोजीशन के बारे में ठीक ठाक कुछ कह पा रहे हैं, तो मोमेंटम के बारे में कुछ नहीं कह पा रहे हैं, है ना? तो दिस इज दैट स्टेटमेंट, दिस इज नोन एज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए इसको लिखो, फिर एक लाइन हम लिख लेते हैं। ओके, आगे बढ़े। शुड आई प्रोसीड? हो जाता है बता दिया, Yes, sir. पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हम उस वेव पैकेट में हम उस पार्टिकल को ढूंढ रहे हैं कि उस वेव पैकेट के अंतर्गत वो पार्टिकल कहां होगा। तो वो पार्टिकल कहां होगा, इसकी ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि वो उस वेव पैकेट का शेप कैसा है ना? अगर वेव पैकेट का शेप ऐसा है तो वो पार्टिकल को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जरूर हम वहां पर वेवलेंथ को मेजर कर पाएंगे, उस वेवलेंथ को मेजर कर पाएंगे, मतलब उस पार्टिकल के मोमेंटम को मेजर कर पाएंगे। मींस वो एक जगह फिक्स नहीं है, वो पार्टिकल मोमेंट में है और उसका मोमेंटम की वैल्यू कितना होगा। लेकिन अगर वेव पैकेट का अगर कोई शेप ऐसा हुआ तो हम उस पार्टिकल के पोजीशन के बारे में एग्जैक्टली बता पाएंगे कि पार्टिकल की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ है, तो इसके अंतर्गत वो कहीं पर होगा, लेकिन हम यहाँ पर उसके मोमेंटम के बारे में नहीं बोल पाएंगे, मतलब वो मोशन में नहीं है बल्कि वो कहीं पर वाइब्रेशनल मोड में है, यहीं पर है। इसको फिर हाइजेनबर्ग्स ने ऑब्जर्व किया एंड दिस इज नोन एज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। So this is known as Heisenberg's uncertainty principle. Uncertainty principle given by Werner Heisenberg in year 1927. So this theory, this concept was given by Werner Heisenberg, W. Heisenberg in 1927, and according to this, it is impossible to measure momentum and position of any atomic, subatomic level particles simultaneously and accurately. So we will discuss that Heisenberg's uncertainty principle in detail in next class. यहाँ तक को तुम लोग अपने बुक से थोड़ा सा और पढ़ करके देखना, कहीं पर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट। तुम्हारे और मेरे बीच में अगर कोई लिंक नहीं जुड़ा तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना? सो कन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करना सीखो, तब हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज फिजिक्स पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। तो भाई ये क्लियर है आज का, ये थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा, है ना, क्योंकि प्योर थ्योरेटिकल हो गया, डेरिवेशन कम था। तो चले हम रेस्ट करोगे अब? यस सर। है ना? तो इसको एक बार रिपीट करना, जितना सेंटेंस तुम लोगों ने पढ़ा है कल के क्लास में हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे इसको बढ़ाएंगे, है ना? सो व्हाट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर पुराना पढ़ा है तो उसको भी देख लेना, और अगर कोई नहीं पढ़े हो तो जितना मैंने आज किया है उतने को कम से कम एक बार ओवरव्यू करके आना, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।